नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है भारत की जलवायु, जो तकनीकी रूप से काफ़ी अहम है। आपको अगर आप किसी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर परिपक्वता का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किताब पढ़ते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है कि नहीं। तो इसलिए इसे थोड़ा सा अवेयर हो करके, मोस्ट अवेयर हो करके इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। हो सके तो सिर्फ वीडियो ही मत देखिए, आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, है ना। और जो जो चीज़ें हम बताएंगे उसे आप नोट भी करते चलिएगा, है ना। हालांकि हम जो आप कहने का मतलब ये है कि जो आगे हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे उसको आगे समझना है आपको, उसके बाद नोट करने का सिलसिला शुरू कीजिएगा, है कि नहीं। तो हम आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें कि होता क्या है अक्सर कि मोबाइल पे पढ़ना एक थोड़ा कठिन चीज़ होता है। जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरटेन करेगी, आपको हंसाएगी। आपके अंदर एक ऐसा होता है कि आप जैसे मूवी देख रहे हैं तो उसमें एक सस्पेंस पैदा होता है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में होता क्या है कि एक सस्पेंस पैदा नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है ना। उस तरह का सस्पेंस पैदा इसमें नहीं होता है। तो होता क्या है कि इससे आदमी जल्दी बोर हो जाता है। तो यहाँ पे एक निरंतरता बनाए रखना, यूट्यूब पे आप निरंतर पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आप बहुत बड़े लक्ष्य की ओर अगर हैं, एक लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो आसान काम नहीं है। ऐसे तो आसान काम आप जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए ऑफलाइन पढ़ना भी आसान नहीं है कि नहीं। वो जब ठान ही लिए कि हमको पढ़ना ही नहीं है तो कहीं भी नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने वाले हैं जिनके अंदर एक ज्वाला जल रहा है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे जोश जुनून के साथ पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं। और वैसा अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। अपने समय का एक बेहतर उपयोग कीजिए, है कि नहीं। और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम आते हैं आप टॉपिक पे। जैसा कि आपको अगर हम आगे बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं, तो आपको अक्सर हाँ दो शब्द ज़्यादा सुनने को मिलता होगा, मौसम और जलवायु। तो आगे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। तो आपको पता होगा कि मौसम जो है ना, ये बहुत जल्द जल्द बदलता है। जैसे आप कॉलेज के लिए जा रहे हैं या ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या कहीं भी मार्केट ही जा रहे हैं, जाने के लिए सोच रहे थे, सोचे खाना खा के मार्केट जाएंगे, अचानक फिर जो है वर्षा होने लगी। कहने का मतलब है इस प्रकार से मौसम जो है एक दिन में बदल सकता है, एक सप्ताह में बदल सकता है, एक महीना में बदल सकता है। लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि जलवायु आज इस टाइप का है, अगला साल दूसरा टाइप का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जलवायु जो है, जलवायु का एक मिनिमम हम अगर देखें समय अवधि उसका, तो कम से कम 50 साल है। यानी कि हालांकि अब कई कारणों से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक हम अगर किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की बात करें तो कम से कम मिनिमम 50 साल के बाद उस क्षेत्र का जलवायु में परिवर्तन होता है। लेकिन मौसम एक दिन में बदल सकता है, 2 दिन में बदल सकता है ना, एक सप्ताह में बदल सकता है। तो हम आगे हम भारत के क्षेत्रों पे थोड़ा बात कर लें, इसलिए कि आपको जलवायु जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो ज़्यादा समझने में आपको आसानी होगी। तो आगे हम उन क्षेत्रों को, जैसे अब भारत का भूगोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि कहाँ पठार है, कहाँ मैदानी भाग है, कहाँ मरुस्थलीय भाग है। तो इन चीज़ों से आप रूबरू हो चुके हैं। जैसा कि जैसे अब हम दक्षिण भारत से ही शुरू करते हैं, तो दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र है सब क्या है, पठारी इलाका है ना। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे हम अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पे तापमान, और यही हम एक बात करें उत्तर भारत की, तो दोनों में तापमान में जो औसत वार्षिक तापमान है वहाँ डिफरेंस होता है। क्योंकि ये जो समुद्र के किनारे लगता है, समुद्री सीमा को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे जो वार्षिक
कहने का मतलब तापांतर जो होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन वहीं यहाँ हम अगर बात करें उत्तर भारत के मैदान की, कश्मीर की, तो यहाँ पे जो है इस आपका ये न्यू दिल्ली का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, ख़ास करके सब जो मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका ये राजस्थान का, तो यहाँ पे और तापांतर से वहाँ पे तो दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। जैसे अगर हम बात करें थार जो मरुस्थल है, तो यहाँ पे अगर दिन में तापमान मान लिया जाए कि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे रात में तापमान हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही अगर हम केरला की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे मान लिया जाए कि दिन में तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, तो रात में तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भारत में तापमान में उतना अंतर नहीं होता है, एक दिन और रात के तापमान में भी उतना अंतर नहीं होता है जितना अंतर मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है कि नहीं। तो ये चीज़ें समझिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भारतीय जलवायु के अंतर्गत वर्षा के प्रतिरूप पर बात करेंगे हम, तो कहाँ कितना वर्षा होता है। तो जैसे हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ वर्षा कम होती है। वर्षा कम क्यों होती है, इन कारणों पे बात करेंगे। हम इन मैदानी इलाका की बात करेंगे, जो गंगा का मैदान है ना, मेघालय का एरिया है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, इधर इन सभी में वर्षा का प्रतिरूप कैसा होता है, और वर्षा अगर अधिक होती है तो क्यों होती है, वर्षा कम होती है तो क्यों होती है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पे बात करेंगे कि भारत का जो जलवायु है ना, भारत में जो मौसमी दशाएं क्रिएट होती है उसमें हिमालय की भूमिका काफ़ी है। हिमालय जो है, ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि हिमालय पर होता ही क्या है, लेकिन हिमालय वो चीज़ भारत को देता है कि नहीं, जिससे यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत में एक अनुकूलता है, जीवन की अनुकूलता है ना। अनुकूल, अगर हम इस पर काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसकी भूमिका क्या क्या है। तो आइए हम आते हैं टॉपिक पे सीधा। भारत की जलवायु की बात करें तो हम आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसा है, तो आप सीधा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्ट है कि नहीं, वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब उष्णकटिबंधीय, देखिए इसका प्रभाव हम इसमें सब जोड़ा गया है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु। यानी कहने का मतलब है कि भारत की जलवायु है उस पर मानसून का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है कि नहीं। उसके अलावा उष्णकटिबंधीय की बात करें तो हम 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका प्रभाव, यानी कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव भारत के मोस्टली हिस्से पे ज़्यादा होता है। इसलिए भारत की जलवायु की बात की जाती है तो कैसा जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है कि नहीं। अगर हम बात करें भारत में जो मानसूनी जलवायु, यानी कहने का मतलब भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून के कारण ही ज़्यादा वर्षा होती है। यानी कि भारत में जो 80% वर्षा होती है वो मानसूनी पवन के द्वारा कह सकते हैं हम, है कि नहीं, वर्षा होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम भारत के जलवायु के कारक की बात करें कि भारत के जलवायु के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम पहला बात करते हैं भारत का जलवायु के लिए जो प्रमुख कारकों में एक है हिमालय की अवस्थिति। अब देखिए हिमालय, आप अगर ये चीज़ें देख रहे हैं तो साथ में आप मैप ज़रूर रखिएगा, एटलस, और हिमालय की स्थिति को देखिए। आपको पता होना चाहिए, जैसे हम हिमालय की अवस्थिति की बात किए हैं तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पे हिमालय है कि नहीं। हालांकि आप जब मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे आप, भारत का भूगोल के संदर्भ में जो भी 8-10 वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको हिमालय ढूंढना पड़ेगा मैप में, माइंड में ही आप सोच सकते हैं हिमालय कहाँ है। तो हम हिमालय की अवस्थिति की बात करें, इसका क्या क्या रोल होता है भारतीय जलवायु को कहने का मतलब है कि उसको निर्धारित करने में, भारतीय जलवायु के निर्धारण में हिमालय की अवस्थिति का क्या रोल होता है, इस पे बात करते हैं अगर। तो इसमें देखिए शीत ऋतु के समय क्या करता है ये, अगर हम इसे बात करें शीत ऋतु का, जब भारत में समय होता है दिसंबर जनवरी ये सब का महीना होता है अगर, तो उस समय क्या होता है कि ध्रुवीय जो ठंडी पवनों हैं उसको
उसके लिए एक अवरोधक का कार्य करती है। जैसे हम बात करें इस प्रकार से कि ये जो है ये आपका भारत है और ये आपका हिमालय है इस प्रकार से, और आपको पता है कि ये यहाँ ध्रुव है, यानी कि उत्तर में ध्रुव है, और ध्रुवों पर तापमान क्या होता है, कम होता है। कम होता है तो यहाँ से जो ध्रुवीय पवनें चलती हैं वो काफ़ी ठंडी होती है, ये काफ़ी क्या होती है, ठंडी होती है। तो इन पवनों के लिए एक अवरोध का कार्य करती है, हिमालय जो है एक अवरोध का कार्य करती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे करके इसको समझना है आपको, कि अगर हम अब कल्पना करें कि अगर हिमालय नहीं होता, हिमालय नहीं होता तो क्या होता, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है। यानी जितना ठंड गिरता है भारत में, है कि नहीं, उससे हो सकता है दुगना तिगुना जो है ठंड का सामना करना पड़ता। तो जीवन के लिए जो है अनुकूल दशा नहीं माना जाता वो, है ना। जो हम इतना आबादी बढ़ा लिए हैं आज, है कि नहीं, इस प्रकार का स्थिति क्रिएट नहीं होता यहाँ। मतलब कहने का मतलब है कि आप इतना जानिए कि जहाँ पे आप पॉपुलेशन निवास करती है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ता है, तो वहाँ पे एक फैक्टर ये होता है कि जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं वहाँ पे, तभी पॉपुलेशन वहाँ पे रह रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो ध्रुवीय ठंडी पवनों के लिए जो अवरोध का कार्य करती है शीत ऋतु के समय, ये हिमालय का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ये जो है तापमान में अत्यधिक वृद्धि नहीं होने देता है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि आप एक रूम में रह रहे हैं, बहुत गर्मी है, अगर आपके रूम में ज़्यादा नहीं 2-4 सिल्ली बर्फ़ ला करके 2-4-5 क्विंटल रख दिया जाए, सिर्फ बर्फ़ रख दिया जाए, तो उस बर्फ़ रख देने से ही आपके रूम में टेम्परेचर जो है थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हिमालय काम करती है। हिमालय में क्या है कि हिमालय का जो शिखर है क्या है, बर्फ़ों से ढका हुआ है, सालों भर बर्फ़ से ढका रहता है। तो जब बर्फ़ से ढका रहता है तो कहने का मतलब है कि यदि हिमालय नहीं होता, है कि नहीं, तो हमें जो ग्रीष्म ऋतु के समय जो हम गर्मी का एहसास करते हैं, हमारे यहाँ टेम्परेचर वो जो खासकर उत्तरी भारत है, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली वगैरह, वहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो यदि हिमालय नहीं होती तो हो सकता है कि यहाँ का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता था। तो यानी कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हिमालय, है ना, एक यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के समय भी। दूसरी बात, अगर हम तीसरी बात करें इस पे हिमालय के संदर्भ में कि इसका और क्या रोल हो सकता है, कि ये मानसूनी पवनों के लिए अवरोध का कार्य करती है। इस पर देखिए हम इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे किस प्रकार से अवरोध का कार्य करके वर्षा निर्मित करती है, वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है कि नहीं। यानी अगर हिमालय की अवस्थिति नहीं होती तो भारत के बहुत बड़े हिस्से में वर्षा का प्रभाव निर्मित नहीं हो पाता। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो पवनें बंगाल की खाड़ी, जैसे ये मान ली हिमालय की स्थिति है, तो यहाँ से जब पवनें इस प्रकार से जाती है और यहाँ टकराती है इससे, और टकराने के बाद इस प्रकार से वर्षा का प्रभाव इन क्षेत्रों में निर्मित करती है। हम इस वीडियो में डिटेल से बात कर देंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जो भारत के एक बड़े क्षेत्र में जो वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है मानसूनी पवनों के द्वारा, तो उसके लिए ये अवरोध का कार्य करती है। देखिए ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि सब तो एग्ज़ाम में उतना पूछता नहीं है, बिल्कुल पूछता है। आप ध्यान से देखिए, खासकर अगर आप ग्रेजुएट लेवल कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ें, पहली बात। दूसरा बात, अगर आप एक ग्रेजुएट पर्सनालिटी का, यानी ग्रेजुएट लड़का या लड़की जो भी विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए सब चीज़ें एक बेसिक चीज़, फंडामेंटल चीज़ है। आपको जानना चाहिए कि भारत का जलवायु कैसा है कि नहीं, आपको भारत का भूगोल मालूम होना चाहिए। आप अगर, हम तो कहते हैं कि अगर आप 10th क्लास तक भी ये सब चीज़ें जो है ना, 10th क्लास तक बेसिक में दिया हुआ है, बेसिक नॉलेज है 10th क्लास तक का, है कि नहीं। तो इन स्थिति में आपको इन सब चीज़ों पर एक ज़्यादा नहीं तो हल्का ग्रिपिंग होना चाहिए कि आप बता सकें कि भारत में वर्षा क्यों होती है कि नहीं। ये सब छोटे छोटे बच्चों को आप सिखाइए। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें सोच के पढ़िए कि हमको किसी को बताना है, किसी के सामने हमको अपना एक इमेज प्रस्तुत करना है कि हम क्या जानते हैं, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है, आपको पढ़ने का आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा इससे। तो ये आप हिमालय की अवस्थिति को समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं हिंद महासागर की स्थिति की बात करते हैं अगर, तो उसका क्या क्या रोल है भारत के जलवायु का निर्धारण में, तो उस पर बात करते हैं। देखिए अब हिंद महासागर की बात करें तो तटीय क्षेत्रों में जो मौसमी दशाएं अनुकूलित होती है वो हिंद महासागर के कारण होती है।
जैसे मान लिया जाए कि ये भारत है और ये आपका हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर का प्रभाव है, तो ये जो मौसमी दशाएं अनुकूलित होती है, यानी कि भारत में जो मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है, तो उसमें हिंद महासागर की स्थिति काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। हो सकता है अगर हिंद महासागर ही नहीं होता तो, और यहाँ ये हिंद महासागर की जगह कल्पना कीजिए यदि पहाड़ पठार होता, तो जाहिर सी बात है फिर ये भी हमारा जो है सब बंजर भूमि होता, इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें भी है ठीक उसी प्रकार से होता। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका भी हिंद महासागर का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है इसी वीडियो में आगे समझ लीजिएगा डिटेल से। इसके लिए फिर और क्या करती है ये मानसूनी पवनों के लिए आर्द्रता का प्रमुख स्रोत है। जैसे देखिए ये भारत जो है, ये भारत का मैप है। अब यहाँ जो वर्षा होती है मानसूनी पवनों द्वारा, तो कोई भी जो पवन होगा अगर वो समुद्री इलाका से यानी सागरीय भाग से अगर महाद्वीपीय भाग में प्रवेश करेगा तो वहाँ वर्षा का प्रभाव निर्मित करेगा। लेकिन अगर यही पवन जो है, पवन का प्रवाह इस प्रकार से हो, है कि नहीं, महाद्वीपीय भाग से सागरीय भाग में, तो ये वर्षा का प्रभाव निर्मित नहीं, क्योंकि यहाँ पे जल ग्रहण नहीं करता है ना। अगर इस क्षेत्र में हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जल ग्रहण, यहाँ पे जल थोड़े है। लेकिन यही अगर इसका प्रवाह अगर इस प्रकार से हो जाए, यानी कि उल्टा इस प्रकार से हो जाए, है ना, यानी सागर से महाद्वीप की ओर, तो सागर से जब महाद्वीप की ओर जो पवनें बहती है वो अपने साथ आर्द्रता ग्रहण करके उन क्षेत्रों में पहाड़ या पठारों से टकरा करके वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि मानसूनी पवनों के लिए जो आर्द्रता का प्रमुख स्रोत है वो हिंद महासागर है। दूसरा अगर हम बात करें महाद्वीपीयता का प्रभाव, देखिए आप भारतीय जलवायु की बात करें तो भारत का जैसे एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पे सागरीय प्रभाव नहीं होता है। जैसे हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब की बात करें तो यहाँ पे सागर का प्रभाव नहीं होता है। तब सागर का प्रभाव नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। जैसा कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर मान लिया जाए कि गर्मी में तापमान, जैसे अभी हम जून जुलाई की बात करें, है ना, तो उस समय वहाँ का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और वही अगर शीत ऋतु का बात आएगा तो शीत ऋतु में वहाँ का तापमान मान लिया जाए कि 15 से 16 डिग्री होता है या 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो वहाँ पे तापमान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, 7 से 8 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। वही अगर हम ये महाद्वीपीयता की प्रवाह की उत्तर भारत की बात करें, हम बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे तापमान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम कहाँ तापमान पहुँचा देते हैं, हम नहीं पहुँचाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो जलवायु है इसमें तापमान कहाँ पहुँच जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिन में। वहीं अगर ठंड की बात आती है तो यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो तापमान में एक जो ऋतु के समय जो तापमान में डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्यों होता है, यहाँ पे जो महाद्वीपीयता का प्रभाव है यानी महाद्वीप का प्रभाव है, उसके कारण ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। इसके अलावा फिर बात करें तो मानसूनी पवन प्रवाह प्रणाली सक्रिय होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इसे कहने का मतलब ये भी एक फैक्टर है कि मानसूनी पवनें क्यों चलती है, हम आगे बात करेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे समझा देते हैं क्योंकि फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आपको ये लाइन समझना चाहिए कि मानसूनी प्रवाह प्रणाली का जो प्रणाली है वो सक्रिय कैसे होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे महाद्वीपीयता का प्रभाव, ये चीज़ें जो है ये आपको पता है कि महाद्वीप है नहीं कि स्थलीय क्षेत्र है। तो ये जब हीट होता है गर्मी के दिनों में, जून जुलाई के मौसम में काफ़ी हीट होता है, तो हीट होने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे यहाँ का जो वायुमंडल में जो वायु है वो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है तो यहाँ का जो वायु है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। जब वायुमंडल गर्म होगा तो वायु कहाँ जाएगा, ऊपर होगा। तो वायु जब ऊपर होगा तो यहाँ पे निम्न दाब यानी लो प्रेशर बन जाता है, यानी कि निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। और उस स्थिति में यहाँ जो समुद्री इलाका है यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। तो वायु का एक गुण ये है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना पसंद करेगी, यानी कि जाती है, वायु प्रवाह करती है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो ये वायु का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो
तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे महाद्वीपीयता का प्रभाव ये भी है कि जब महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण ही मानसूनी पवनें सागर की ओर से स्थल की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो ये हम ये मान के चल रहे हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, है ना। इसके अलावा हम अगर बात करें विषुवत रेखा की स्थिति, इसका भी भारतीय जलवायु में क्या रोल है। तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का औसत वार्षिक तापमान क्या करता है, अधिक रखता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे तापमान में, इसे आपको मैं अभी बताया कि वहाँ पे तापमान ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन अगर हम औसत देखें, है ना, अगर प्रायद्वीपीय भारत का, तो प्रायद्वीपीय भारत का औसत तापमान क्या होता है, अधिक होता है। अगर हम उत्तरी भारत से तुलना करें तो वहाँ पे जो औसत वार्षिक तापमान होगा वो अधिक होगा। और अधिक ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे विषुओं का प्रभाव होता है। विषु मतलब समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी उच्चावच की स्थिति, अब भारत के जलवायु के निर्धारण में उच्चावच का भी भूमिका है। जैसे पश्चिमी घाट में आपको पता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है कि नहीं, पठारी क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र है ना। इसके अलावा और भी जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये सब उच्चावच की स्थितियाँ भी भारत के जलवायु का निर्धारण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य कारक की, और भी कारक हैं जो भारत के जलवायु के निर्धारण में सहायक होते हैं, जैसे महासागरीय जलधाराएँ, है कि नहीं, हम इस पर भी बात करेंगे आगे। चक्रवात की बात करेंगे, जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम जैसे पूर्वी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, है ना, पछुआ जेट स्ट्रीम जो है। तो ये सब चीज़ें भी जो है भारत के जलवायु के निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी उसके लिए उत्तरदायी कारक हैं, हम ये कह सकते हैं, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा आपको एक सिंपल चीज़ समझना है कि वर्षा का प्रभाव निर्मित कैसे होता है। अब हम भारत के जलवायु के बारे में एक मोटा मोटे परिचय हम ले चुके हैं। अब हम अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो भारतीय मानसून होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे जानना सीखना काफ़ी एक तरह से कहिए इंटरेस्टिंग भी है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है, दोनों चीज़ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सीखना पसंद करते हैं, यानी पढ़ाई के प्रति आपके कितना इंटरेस्ट है। आपको मैं बता दूं कि मैं या मेरे जैसे हज़ारों टीचर जो हैं वो ऐसा नहीं है किसी का भाग्य निर्माता है कि नहीं, वो बस एक साधन है। और ये डिपेंड आप पर करता है कि उस साधन का आप यूज कैसे करते हैं, है कि नहीं। पूरा का पूरा यहाँ पे जो रोल अदा होता है ना, उस साधन को यूज करने वाला व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि नहीं। हाँ, कुछ प्रभाव निर्मित होते हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव और बहुत बड़ा जो एक रोल होता है वो आपका होता है कि नहीं। तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, है ना, ऐसा नहीं कि कहीं आपको घोर कर पिलाया जाएगा और आप बुद्धिमान बन जाइएगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा और इसी में भलाई है कि आप मेहनत कीजिए, किसी भी सोर्स से पढ़िए, है ना, मेहनत ज़रूर कीजिए। तो हम आइए भारतीय मानसून से में प्रवेश करने से पहले हम एक बेसिक चीज़ पे बात करते हैं। हम अगर वर्षा के प्रभाव कैसे निर्मित होता है इस पे बात करते हैं। जैसा कि आपको हम बताएं कि ये आप देख रहे हैं, इस जो आकृति देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आकृति में ये मान लिया जब पहाड़ का हिस्सा है और ये मैदानी इलाका है और ये आपका समुद्री इलाका है कि नहीं। होता क्या है कि जब मैदानी इलाका यानी कि जो मैदानी स्थलीय भाग है वो समुद्र की अपेक्षा यानी सागरीय भाग की अपेक्षा तेज़ी से गर्म और तेज़ी से ठंडा होता है। बेसिक चीज़ें हैं, आपको शायद मालूम होगा, हमें मान के चल रहे हैं कि आपको मालूम होगा, है कि नहीं। जो स्थलीय भाग है वो तेज़ी से क्या होता है, तेज़ी से हीट होता है और तेज़ी से ठंडा होता है, कूल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक थोड़ा आपको समझना ये है कि जब ये तेज़ी से जब ये हीट होता है ये क्षेत्र, तो क्या होता है कि यहाँ से जो वायु होते हैं यानी कि इस पर जो वायुमंडल में जो वायु होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से आरोहण कर जाता है, यानी ऊपर चला जाता है कि नहीं। और जब ऊपर चला जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये वाला जो क्षेत्र है वो लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पे जो समुद्री हिस्सा है, सागरीय हिस्सा है, यहाँ पे हाई प्रेशर आता है। तो वायु का एक गुण है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर
प्रवाहित होती है। वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। अब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित हो रही है तो पहली बात यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ से जो वायु प्रवाहित होगी ये वायु में आर्द्रता होगा। आर्द्रता कहने का मतलब जलवाष्प होगा, है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, वर्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वायु वर्षा का प्रभाव निर्मित कर रही है वो आखिर वायु आ कहाँ से रही है, आपको ये ध्यान रखना है। तो वो वायु कहाँ से आ रही है, वो आ रही है सागरीय भागों से, सागरीय क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों से आ रही है। तो यहाँ से ये वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है। अब समझिए, ये जब गमन करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए, अब एक अवरोध के रूप में क्या है, पहाड़ है। तो ये पहाड़ से टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है कि ये इस प्रकार से ऊपर आरोहित हो जाती है। ये वायु जो है ऊपर आरोहित होती है। अब देखिए, एक वायु पहले इस पर आरोहित हुआ था, जो ऐसे ही नॉर्मल वायु इस वायुमंडल का था, वो गर्म होकर आरोहित हो गया था, लेकिन उसका कोई प्रभाव, वर्षा का प्रभाव निर्मित नहीं किया हो। लेकिन ये जो सागरीय क्षेत्र से जो वायु गई है, अपने साथ जलवाष्प ग्रहण करके गई है और ये आरोहित होती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये क्या होती है, ठंडा होती है। अब ठंड होती है यानी कहने का मतलब है कि उसका जो है वायु का तापमान जो ऊपर होता है क्या होता है, कम हो जाता है, यानी एडियाबैटिक कूलिंग होता है। अब देखिए, आपको एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, एडियाबैटिक कूलिंग, ध्यान दीजिएगा। हम जो अपने यूट्यूब चैनल है इसका पहला वीडियो डाले हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें एडियाबैटिक कूलिंग क्या होता है आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। तो चीज़ें हो सकता है ऐसे, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जो है दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि एडियाबैटिक कूलिंग होता है, यानी कि वायु ऊपर जाती है तो ऊपर उसका कूलिंग होता है, और कूलिंग होने के बाद जो उसका सापेक्षिक आर्द्रता है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। देखिए, कोई भी जलवाष्प जब तक वर्षा का प्रभाव निर्मित नहीं करेगा, जब तक कि उसका आर्द्रता 100% ना हो जाए, है कि नहीं। तो उसका जो ऊपर जाती है तो वहाँ पे उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितना हो जाता है, 100% होने पर वायु क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। संतृप्त होता है जैसे ही संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि वायु ऊपर गई और वो ऊपर जो है संघनन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब संघनन होता है, संघनन का मतलब जो जलवाष्प है यानी कि जो जल वायु के रूप में है वो अब द्रव रूप में आना शुरू हो गया है कि नहीं। जल की बूंदों का निर्माण करना शुरू कर दिया है कि नहीं। तो उस स्थिति में फिर क्या होता है, जल की बूंदों का निर्माण होता है, और जल के बूंद जब निर्माण हो जाते हैं तो पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं। अब यहाँ पे जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड मत समझिएगा, है कि नहीं। जीएफ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जो जल बूंदों का निर्माण हुआ था उस सतह पर गिरना प्रारंभ हो जाती है, जिसी को हम कहते हैं वर्षण का प्रभाव निर्मित होता है कि नहीं। तो आप एक मोटा मोटी समझ गए होंगे कि वर्षा होती कैसे है कि नहीं। हम आपको एक ओवरव्यू दिए हैं कि वर्षा कैसे होती है, वर्षा का प्रभाव जो है कैसे निर्मित होता है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम एंट्री करते हैं भारत के मानसून में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं। इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप भी इसको एक्सप्लेन कर सकिएगा, है कि नहीं। आप समझिएगा कि वर्षा कब हो रही है, क्यों हो रही है कि नहीं। जब वर्षा हो रही है तो किस प्रकार की वर्षा है, ये सब चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाइएगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं मानसून पर। तो ये जो इसकी खोज है, यानी मानसून का जो खोज है, ये अरब व्यापारियों द्वारा किया गया था। यानी कि अरब के जो व्यापारी भारत में व्यापार करने आते थे तो वो हमेशा आते थे। तो यहाँ जो मानसून का प्रभाव निर्मित होता था तो उसे अपने अनुभव के आधार पे, है कि ऐसा नहीं कि लोग वैज्ञानिक थे, अपने अनुभव के आधार पे ये जो है इसका नाम दिए, और अरबी भाषा में इसे जो है मौसम शब्द से इसका उत्पत्ति किया गया। यानी कहने का मतलब है ना, इसका नाम वो कहने का मतलब मौसम रखे, लेकिन इसको फिर हम आगे चल के इसका जो है मानसून इसको रखा गया, और इसका अर्थ जो होता है वो ऋतु के अनुसार परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है कि मौसम शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं टेक्निकल टर्म पे। भारतीय मानसून का जो टेक्निकल टर्म है, जो आपको समझना काफ़ी बेहद ज़रूरी है और बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है।
बात ये नहीं कि समझना ज़रूरी है, समझना भी है, जो बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है, यानी भारत का मुख्य मानसून कौन है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी भारत में जो वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है, यानी जो अधिकांश वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और ये इसी मानसून को हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। हालांकि और इसके अलावा अगर हम दूसरा प्रकार के मानसून की बात करें भारत में, तो एक दूसरा प्रकार का मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून। इससे सीमित क्षेत्रों में सीमित वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। इससे उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के सीमित क्षेत्रों में सीमित वर्षा होती है, यानी कम वर्षा होती है। इस मानसून को शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। तो एक छोटा टर्म है, आपको इसको ध्यान रखिए। अब हम डिटेल से दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं, तो इस पे आते हैं। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो इसमें आपको अभी हम जैसा बताए थे कि जो महाद्वीपीयता का प्रभाव होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में, हम ग्रीष्मकालीन मानसून की बात कर रहे हैं आगे, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ये क्षेत्र जो है हीट होता है। हीट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर निर्मित होता है। और यहाँ पे जो महासागरीय क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, ये क्या होता है, हाई प्रेशर वाला क्षेत्र होता है। तो वायु का प्रवाह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इतना तो समझ गए आप कि वायु का प्रवाह जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। लो प्रेशर यहाँ क्यों निर्मित होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में वायु गर्म होकर ऊपर आरोहित हो जाती है। तो ऊपर आरोहित होती है तो ये क्षेत्र क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है। अब ये लो प्रेशर जब बन जाता है तो हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से वायु का प्रवाह होना शुरू होता है। अब यहाँ पे समझिए कि इसका नाम ही है दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये मानसून जो है हिंद महासागर से, जो अगर मानसूनी पवने की बात करें हम, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवन है वो पवन कहाँ से उठती है, तो हम कहेंगे वो हिंद महासागर से उठती है। और हिंद महासागर से उठने के बाद, हिंद महासागर से उठने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी यानी कहने का मतलब हम ये बात करेंगे कि हिंद महासागर से जो मानसूनी पवनें भारतीय क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश करती है कि नहीं, तो वो दो भागों में बढ़ जाती है। वो दो भाग कौन कौन हैं, ध्यान दीजिए। एक है अरब सागर की शाखा, एक है अरब सागर की शाखा, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ध्यान रखिएगा। ये जो देखिए हम इधर बात करें तो ये जो है, ये सब जो है अरब सागर की शाखा है, और इधर जो है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हिंद महासागर से जो मानसूनी पवनें बहती है भारत की ओर, तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ध्यान देना है आपको कि जो अरब सागर की शाखा है वो भी तीन भागों में, उसको भी हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, है कि नहीं। उससे आपको समझने में आसानी होगा। ऐसा नहीं कि आप सारा बुक तीन भाग में ही डिवाइड किया होगा, बिल्कुल नहीं, है कि नहीं, समझ रहे बात को। तो इसलिए कई किताब अरब सागर की शाखा में ही ये सब शाखाओं को जो है शामिल कर दिया है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। तो हम यहाँ पे अरब सागर की शाखा को भी तीन भाग में डिवाइड कर दिए हैं। और तीन भाग कौन कौन है, उसका नाम सुन लीजिए आगे। पश्चिम घाट की शाखा, फिर दूसरा है खंभात की खाड़ी की शाखा, तीसरा है अरावली के समांतर प्रवाहित होने वाली शाखा। अब देखिए, अगर हम पश्चिम घाट की शाखा की बात करें तो ये जो है केरल, देखिए आपको पता, यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे आपको समझना है। केरल में पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट जो है क्या है आपको पता होगा कि एक फ्रांस कगार की तरह, यानी काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है कि नहीं। तो ऊंचा क्षेत्र है, तो ये पश्चिम घाट की शाखा जब जाती है और केरल के तटीय तटों, केरल के तटीय भागों से, तटीय मैदानी जो इलाका है कि नहीं, वहाँ वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है। और वहाँ वर्षा का प्रभाव निर्मित कैसे होता है, जब ये जाती है पवने, तो ये जो है पश्चिमी घाट से टकराती है। आपको पता है कि पश्चिमी घाट जो है एक दीवार की तरह खड़ा पठारी हिस्सा है, यानी पहाड़ी इलाका है वो। तो जब इससे टकराती है, तो जैसा कि आपको हमें भी बताया कि जब कोई भी वायु जब सागरीय भाग से स्थल की ओर जाएगी और वो जब पहाड़ से टकराएगी तो क्या होगा, ऊपर आरोहित होगी, फिर उसका संघनन होगा और वर्षा का प्रभाव निर्मित करेगा।
तो ये इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी केरल में जो है काफ़ी वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है। इसके ठीक इधर इस तरफ जो ये वाला एरिया है तमिलनाडु कर्नाटक का कुछ क्षेत्र जो है, इधर जो है वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र की बात करें तो वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब यानी यहाँ पे वर्षा का प्रभाव नहीं हो पाता है कि नहीं। यहाँ पे जो है वर्षा का प्रभाव एकदम ना के बराबर होता है कि नहीं। इधर मान लिया जाए कि वर्षा हो रही है तो 5-5 घंटा 6-6 घंटा लगातार वर्षा हो रही है केरल की तरफ, कर्नाटक की तरफ, इधर जो पश्चिमी तटीय मैदान है इधर काफ़ी वर्षा का प्रभाव हो रही है। वहीं इधर जो है काफ़ी कम वर्षा होती है, यानी कि जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, कुछ कर्नाटक का क्षेत्र है, तो उधर उसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, खंभात की खाड़ी की बात करें, तो खंभात की जो खाड़ी है की शाखा जो है, खंभात की खाड़ी की शाखा है, वो भ्रंश घाटी, आपको पता होगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एक भ्रंश घाटी की तरह आकर के यहाँ इसमें बहती है। तो उन्हीं भ्रंश घाटियों के माध्यम से ये जो है विंध्यन से टकराती है, जाके छोटा नागपुर पठार से टकराती है कि नहीं, दंडकारण्य से टकराती है और उन पठारी क्षेत्रों से टकरा कर वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है। तो ये खंभात की खाड़ी की शाखा से कहाँ तक वर्षा होता है, छोटा नागपुर के पठार तक वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है। ये चीज़ हो गया। दूसरा अगर हम अरावली की बात करें, अरावली के समांतर प्रभावित होने वाली शाखा की बात करें, तो ये जो जब यहाँ से अरब सागर की एक शाखा इस प्रकार से जाती है तो होता क्या है कि ये मरुस्थलीय इलाका है, और मरुस्थलीय इलाका है तो पवन यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हुए जाती तो ज़रूर है, लेकिन टकराने का मौका ही नहीं मिलता है कहीं। जब टकराने का मौका नहीं मिलता है तो इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा का प्रभाव निर्मित नहीं होता है। और जब वर्षा का प्रभाव बहुत लंबे समय तक निर्मित नहीं होगा तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है, मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। वहाँ मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाएं जो है नहीं हो पाती है, इसलिए वो क्षेत्र क्या होता है, मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। और ये आगे जा कर के पाकिस्तान, कुछ हल्का जम्मू कश्मीर में वर्षा प्रभाव नहीं, हालांकि बहुत कम वर्षा होती है इससे भी, है ना। ये मुख्यतः ये शाखा जो है जा कर के पाकिस्तान में वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है। जो अरावली के समांतर प्रवाहित होने वाली शाखा है, इसका वर्षा का जो इससे जो वर्षा होती है मुख्यतः ज़्यादातर पाकिस्तान में होती है कि नहीं, समझ गए। और आपको लग रहा होगा कि हिंदुस्तान से होते हुए वर्षा का प्रभाव नहीं, मानसूनी पवने हिंदुस्तान में न वर्षा करा करके जाके पाकिस्तान में वर्षा कराती है कि नहीं। सब प्रकृति है, जो नेचर है थोड़े बांटा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, है तो हम और बांट दिए हैं, है ना। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इसके अलावा अरावली के बाद हम ये तीनों शाखा आप समझ गए होंगे, है कि नहीं, कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ वर्षा करवाती है निर्मित, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो इस तरफ वाला भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इधर भी हम 3 शाखा की बात करेंगे। इसमें एक है आंध्र और उड़ीसा की शाखा, मेघालय की शाखा, हिमालय की शाखा। अब देखिए इसका प्रभाव कैसे कैसे क्रिएट होता है। जब आंध्र और उड़ीसा की शाखा की बात करते हैं तो ये जा कर के ये भी जो है दंडकारण्य, छोटा नागपुर से टकराती है और वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है। अगर हम बात करें इधर खंभात की खाड़ी की जो शाखा थी, ये भी आकर के इधर से टकराती थी, और यहाँ जो है इन क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव काफ़ी नहीं। तो यहाँ जो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे दोनों तरफ से वर्षा होता है। एक आंध्र और उड़ीसा की शाखा से, यानी बंगाल खाड़ी की जो शाखा है उससे भी वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है, और इधर खंभात की खाड़ी की जो शाखा है उससे भी वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय की शाखा की, आपको पता होगा कि मेघालय में ही जो है मासिनराम और चेरापूंजी जैसे स्थल हैं जहाँ सर्वाधिक वर्षा का प्रभाव, मतलब सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा का प्रभाव जो निर्मित होता है वो इस मेघालय की शाखा के द्वारा ही जो है मासिनराम में होता है। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि मेघालय की शाखा एक जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा है, और जाकर के वहाँ गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से टकरा कर खूब वर्षा होती है कि नहीं। एक बार जब वर्षा शुरू हो जाती है तो 9-9, 10-10 घंटा लगातार वर्षा होती है कि नहीं। लेकिन आपको ये भी समझना है साथ में कि उन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। बाढ़ का प्रभाव इसलिए नहीं होता है कि पानी, वर्षा तो होती है लेकिन
पठारी इलाका है, पानी एकदम सीधा खड़ा जा करके जो है गिर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में पानी उसका जो है प्रवाह हो जाता है। तो उस स्थिति में जिस क्षेत्र में वर्षा होती है उस क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा एक प्रमुख शाखा की हम बात करें तो ये है हिमालय की शाखा। अभी हिमालय की शाखा जो है ये इस प्रकार से जब प्रवेश करती है भारतीय क्षेत्र में तो हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराने के बाद ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा होते हुए, है कि नहीं, इसका प्रभाव राजस्थान तक, जम्मू कश्मीर तक की वर्षा करवाती है। हाँ, ये अलग बात है कि जम्मू कश्मीर में इसके द्वारा वर्षा का प्रभाव काफ़ी कम होता है, लेकिन इस मानसून, ये जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, इस पवन द्वारा जम्मू कश्मीर तक वर्षा होती है कि नहीं। अब जैसे जैसे हम इधर बंगाल की पश्चिम बंगाल से बिहार, यूपी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वर्षा का प्रभाव क्या होगा, कमता चला जाएगा, पहली बात। अब ये वर्षा होती कैसे है इसको समझना है आपको कि जो हिमालय की शाखा है जब जाती है पवने तो हिमालय की शाखा से, यानी हिमालय से टकराती है, तो वही जब पहाड़ से टकराएगी तो फिर वही चीज़ें होगा सब, जो जैसा कि आपको बताए कि उसका आरोहण होगा, संघनन होगा, है ना, और वर्षा बूंदों का निर्माण होकर के फिर वर्षा जो है पृथ्वी पर गिरेगा। तो ये चीज़ें प्रक्रिया हिमालय से टकरा करके वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय के क्या रोल होता है वर्षा में, है ना। अगर हिमालय नहीं होता, कल्पना कीजिए अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, इन क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव, जो हमारा उत्तर भारतीय मैदान है, गंगा का मैदान है, तो क्या होता, हो सकता है कि वो मरुस्थल होता। जिस प्रकार से राजस्थान में मरुस्थल है उस प्रकार से मरुस्थल हो सकता था, क्योंकि वर्षा का प्रभाव निर्मित नहीं होता। तो इससे उस क्षेत्र में कई नदियों का जो प्रवाह है हिमालय के द्वारा ही तो है, हिमालय के कारण ही तो है। तो जब हिमालय ही नहीं होता तो नदियों का प्रवाह नहीं होता, नदियों का प्रभाव नहीं होता तो मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता। आपको हम आगे चल के मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसमें नदियों का क्या रोल होता है। तो वहाँ मिट्टी का निर्माण नहीं होता, मिट्टी का निर्माण नहीं होता तो वही फिर मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में वो वर्गीकृत किया जाता। तो आपको एक देखिए, आप हमको या आपके कहने से ऐसा नहीं कि हिमालय नहीं होगा या हिमालय होगा, लेकिन आपको एक कल्पना करना कि अगर नहीं होता तो क्या होता, है कि नहीं, समझ रहे हैं। जैसे आप कभी कल्पना कीजिए कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कल्पना करने का प्रयास कीजिए। आइए अब हम इसी प्रकार से दूसरा बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून की। तो ये मानसून जो है आपको पता है कि ये क्षेत्र, जब हम शीत ऋतु की बात करेंगे तो शीत ऋतु में हाई प्रेशर बन जाएगा और ये जो समुद्री इलाका है लो प्रेशर बन जाएगा और वायु इधर से इधर प्रवाहित होगी। इसकी एक शाखा हम बताएंगे जब जेट स्ट्रीम बताएंगे तो उसमें इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आप इतना जानिए कि इस शाखा के द्वारा तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसका 80% जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही होती है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप सिर्फ इसमें यही चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पर बात करते हुए हम उन सभी शाखाओं पर बात करेंगे, है कि नहीं। तो आइए अब हम कुछ तथ्य पर बात कर लें। इन तथ्यों की बात करें अगर हम, तो तथ्यों में जो भारत में होने वाली कुल वर्षा का 80% हिस्सा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। ये मानसून जो है जून के प्रथम सप्ताह में केरल, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मानसून है सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ये केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है कि नहीं। और 15 जुलाई तक इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो इसका प्रारंभ और अंत दोनों जो है कहाँ होता है, केरल में ही होता है। दोनों इसका कहाँ होता है, केरल में होता है। जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में पहुँचता है, ध्यान रखिएगा। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में पहुँचता है और सबसे पहले समाप्त भी हो जाता है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना। इसे वर्षा का ये जो हिमालय की शाखा है जाती है हिमालय वहाँ तक, आपका जम्मू कश्मीर तक, और वहाँ से ही समाप्त होते हुए फिर लौटती चली आती है। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में पहुँचता है वो और सबसे पहले समाप्त हो जाता है। इसके अलावा और हम बात करें कि उत्तर मैदानी जो भारत के विकसित निम्न वायुदाब क्षेत्र को मानसून द्रोणी कहा जाता है, मानसून गर्त कहा जाता है। यानी कि जो जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्र होता है ना, महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी कहने का मतलब जो स्थलीय भाग होता है
वो इस स्थिति में उत्तर पश्चिम मैदानी भारत में जो विकसित निम्न वायुदाब जो बनता है, इसको हम मानसूनी द्रोणी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। खास करके जो है गुजरात और राजस्थान में होता है, क्योंकि वहाँ जो अरावली के समांतर जो शाखा जाती है वो वर्षा करवाती नहीं है, तो उस स्थिति में वो जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र ही बना रह जाता है ना। नेक्स्ट हम अब बारी बारी से उन शाखाओं के बारे में 5 मिनट में बात कर लें, 5 मिनट और लगेगा, ध्यान देखिए। ये ज़्यादा आप इसको आप लिखते भी चलिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब जितना पढ़े आप उसको आप सजा लीजिए, है कि नहीं, जो आपको आने वाले दिन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आने वाले भविष्य के लिए, है ना। आप काफ़ी कम समय में जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ अरब सागर की शाखा की बात करें अगर हम, तो इसमें जो है पश्चिमी घाट की शाखा है, जैसा कि आप पूरा देख चुके हैं फिगर से, हम बस एक नज़र इस पर डालते चले जाते हैं। तो ये जो है पश्चिमी घाट से टकरा करके वहाँ करीब औसत वर्षा वहाँ का अगर हम बात करें तो 250 सेंटीमीटर जो है वहाँ वर्षा कराती है एक शाखा। ये जो है पूर्वी पठारी भागों में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब वहाँ वर्षा का प्रभाव काफ़ी कम होता है कि नहीं। खास करके इससे प्रभावित होता है तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम खंभात की खाड़ी की शाखा की बात करें तो ये जो है नर्मदा ताप्ती के भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए, है ना, विंध्यन छोटा नागपुर की पहाड़ियों से टकराकर ये वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है कि नहीं। अगर इस शाखा से बात करें तो 150 से 125 यानी 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है खंभात की खाड़ी की शाखा से, कहाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ियों तक। नेक्स्ट अगर हम शाखा की बात करें, अरावली के समांतर प्रवाहित होने वाली जो शाखा है कि नहीं। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अरावली जो शाखा है अरावली की, तो वो वहाँ वर्षा का प्रभाव निर्मित क्यों नहीं करती है। तो आपको हम बताया कि वहाँ जो है मरुस्थलीय क्षेत्र पाता है, कोई अवरोधक नहीं है। अगर एक अवरोधक अरावली भी है तो उसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, जिस कारण वो अवरोध उतने बेहतर तरीके से निर्मित नहीं कर पाती है, जिस कारण जो है वो वर्षा का प्रभाव निर्मित करे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है अरावली से बिना टकराए, ये शाखा जो है अरावली से बिना टकराए जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और इसका कुछ हिस्सा जो है, यानी इस शाखा से कुछ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सीमित वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है कि नहीं। और वहीं जो है गुजरात और राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है कि नहीं। इसीलिए जो है पश्चिमी राजस्थान में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार हो गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें हम, तो भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश करती है। देखिए ये जो है ये शाखा जो है भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश करती है। मुख्य भूमि कहने का मतलब जैसे उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है कि नहीं, उसमें प्रवेश करती है, और विस्तृत क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है। इसके अंतर्गत जो शाखाएं हैं उस पर हम एक नज़र दौड़ा लें तो इसमें पहली शाखा है आंध्र और उड़ीसा की शाखा। आंध्र और उड़ीसा की शाखा, तो आंध्र और उड़ीसा की शाखा ये कहाँ वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है, इसको समझिए। तो ये जो है जो ये शाखा है वो पूर्वी घाट और पठारों, जो छोटा नागपुर के पठार हैं, से टकरा करके वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है। अब देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है वो इधर अरब सागर की शाखा से भी यहाँ वर्षा होती है, और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है। तो अगर हम एक औसत मान लें कि वहाँ जो टोटल वर्षा होती है तो दोनों शाखाओं से करीब 250 सेंटीमीटर औसत वर्षा वहाँ निर्मित होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेघालय की शाखा। देखिए इसको समझना जरूरी है कि वहाँ वर्षा क्यों ज़्यादा होती है। अब देखिए मेघालय की जो शाखा है वहाँ का जो पठार का संरचना है, ऐसा नहीं कि तीनों इस प्रकार से लाइन में है, गारो, खासी, जयंतिया, दम इस प्रकार से लाइन में नहीं है। ये इस प्रकार से, इसे एक होता है ना गोल गोल टाइप का, इस प्रकार से जो है ना, मतलब इसे लगता है कि वायु को छेक लिया जाता है कि नहीं। ये जो जब मेघालय की शाखा जब इसमें प्रवेश करती है तो वायु को कैद कर लिया जाता है, और ये वायु धीरे धीरे आरोहित होकर के इस प्रकार से जब ऊपर बहती है तो इसको इधर उधर निकलने का मौका नहीं मिलता है। वो पूरा जो शाखा के द्वारा जो वर्षा होती है इसी क्षेत्र में हो जाती है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना जो वर्षा का प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको मतलब ये समझना है कि यहाँ पे जो पठार है गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ पे जो गारो, खासी और जयंतिया जो पठार हैं वो किस रूप में हैं, गोलनुमा रूप में है। मतलब एकदम सीधा नहीं है, इस प्रकार से सीधा नहीं है,
वहाँ पे एक गोलनुमा इस प्रकार से रचना बनाते हैं, और जब इसमें प्रवेश करता है ये पवन यानी मेघालय की शाखा, तो ये ऊपर फिर जो है, और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो शाखा है ना, ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर उठती है, यानी एकदम सीधा खड़ा नहीं ऊपर उठती है ऐसे। अगर सीधा खड़ा उठेगी हिमालय की तरह तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर बादल फटने की घटना होगी, आपको हम बताते हैं आगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे 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 जो है ऊपर उठती है वायु, और ऊपर जाकर संघनित होती है, वर्षा का प्रभाव निर्मित करना शुरू करती है। धीरे धीरे एकदम कहने का मतलब फिर जम के लगातार वर्षा होना शुरू हो जाती है। वर्षा एक बार शुरू होती है वहाँ तो 8-8 घंटा 9-9 घंटा लगातार वर्षा होती है कि नहीं। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो है मासिन राम और जो है चेरापूंजी जो है इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ औसत वर्षा देखा जाए तो यहाँ औसत वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ जो वर्षा होती है वो कहने का मतलब कि उस वर्षा के जल का हम बेहतर उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो वर्षा जो है नदियों के माध्यम से समुद्र में चली जाती है ना, उसका ज़्यादा बेहतर उपयोग नहीं हो पाता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो वायु का आरोहण जो होता है वो मंद गति से होता है। मंद गति से क्यों होता है, क्योंकि जो पहाड़ियाँ हैं सीधा खड़ा नहीं है, ये पहाड़ियाँ कैसी है, ये पहाड़ियाँ इस प्रकार से है, तो वायु का आरोहण इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से होता है। तो जब आरोहण मंद गति से होता है तो इस क्षेत्र में बादल फटने की घटना नहीं होती है। वहीं जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, हमेशा सुनते रहते होंगे आप, है कि नहीं, खास करके वर्षा के दिनों में कि वहाँ बादल फटा। तो बादल क्यों फटता है, हिमालय का जो पर्वत श्रेणियाँ है ना वो एकदम खड़ा है इस प्रकार से, तो खड़ा है तो जब वायु टकराती है इसे तो एकदम अचानक से ऊपर उठती है, और बहुत सारे जल राशियों को लेकर के, है ना, जलवाष्प के रूप में जब ऊपर जाती है वो अचानक से संघनित होती है। सारी वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है वो अचानक से संघनित होती है। तो ये कहने का मतलब वहाँ पे वर्षा का बूंद नहीं बनता है, एकदम वर्षा अचानक से जो है ढेर सा बन करके नीचे गिरती है, और वहाँ पे इसी को हम कहते हैं बादल फटने की घटना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेघालय में बात करेंगे तो यहाँ पे बादल फटने की घटना नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें हिमालय की शाखा की, ये जो है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये शाखा जो है भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के सहारे पश्चिम की ओर जम्मू कश्मीर तक प्रवेश करती है, जैसा कि आपको हम बताए थे। ये जो है असम से लेकर पंजाब और हरियाणा तक वर्षा करती है। इससे इतना ही नहीं, राजस्थान में भी वर्षा होती है, यानी जितना वर्षा उधर अरावली के समांतर बहने वाली जो शाखा है उससे वर्षा नहीं उतना होती है जितना हिमालय की शाखा से वर्षा होती है राजस्थान में, है कि नहीं। आपको ये पता होना चाहिए, यानी अरब की जो शाखा है उसकी तुलना में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा इसी हिमालय की शाखा से होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान हो कि इसका जो हिमालय की शाखा का जो एक एरिया है जो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में ये वर्षा का प्रभाव निर्मित करती है। इससे एक इम्पॉर्टेंट तथ्य और ये देख लें तो इसमें आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, यानी कि इसे पूर्व से पश्चिम कहने का मतलब है कि जैसे हम ऐसे बात करें इस प्रकार से, तो ये शाखा जब इस प्रकार से ऐसे प्रवेश करती है इधर तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है कि नहीं, तो वर्षा की मात्रा में कमी होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल है तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, इसके बाद बिहार है, बिहार में भी वर्षा का प्रभाव अब यहाँ पे कमता जाएगा, यूपी है कि नहीं, हरियाणा पंजाब जो भी है इधर, है कि नहीं। तो यहाँ पे धीरे धीरे वर्षा का प्रभाव, इधर जम्मू कश्मीर है तो धीरे धीरे वर्षा का प्रभाव क्या हो जाता जाएगा, पश्चिम को जाने पर कमता चला जाएगा, है कि नहीं। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा अगर इसे कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में होती है। उसी प्रकार से दूसरा चीज़ समझना है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं हिमालय है, तो हिमालय से जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो हिमालय से दक्षिण की ओर वर्षा का प्रभाव जो है कमता जाएगा। जैसे हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में, उत्तरी बिहार में वर्षा का प्रभाव ज़्यादा होता है कि नहीं। यानी जो हिमालय से क्षेत्र जो लगते हैं तो उसमें वर्षा ज़्यादा होगा, धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा का प्रभाव कमता जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चीज़ें, है कि नहीं, और इससे बहुत कुछ आप सीखे होंगे, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा, है कि नहीं, इसके प्रति। आप इसे लिख के बढ़िया से अगर याद कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए कि वरदान साबित होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप बहुत अच्छा इसका यूटिलाइज करेंगे एग्ज़ाम में। धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही।